फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वो नई उमंग नई जोश के साथ फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं हम लोग। आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक है, ये जो एक चैप्टर है 10th क्लास का 20 के दांत, ये दूसरा पार्ट है। 10th क्लास का हिंदी का दूसरा पार्ट है। ठीक, इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा बना करके। ठीक है, तो जुड़े रहिए और नए नए जो भी कैंडिडेट्स हैं, नए नए जो भी छात्र हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और उससे पहले थोड़ा दो लाइन आप लोग को मोटिवेशन के लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर 20 के दांत और इसका पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 20 के दांत जो पाठ है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है? कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। मतलब जो 20 के दांत कहानी है, उसका जो नाम है 20 के दांत, वह कितना सार्थक है उसको स्पष्ट कीजिए। तो डायरेक्ट इसका आंसर हमने लिखा है, प्रस्तुत कहानी 20 के दांत जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित है, इस कहानी में अमीरी और गरीबी के विषय में बताया गया है। लेखक ने अमीरी और अमीरों को विष के समान माना है। अंततः एक गरीब लड़का मदन एक अमीर लड़का कासू का दांत तोड़ देता है। अतः कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। यदि आप इतना लिख लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका आंसर भी हमने लिख दिया डायरेक्ट कि सेन साहब के 5 लड़कियां थी जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती था। सेन साहब अपने लड़कियों पर काफी पाबंदियां और अनुशासन लगाए हुए थे। सेन साहब का एक लड़का था जिसका नाम खोखा था। सेन साहब का लाडला पुत्र होने के कारण सेन साहब खोखा को पूरी आजादी दिए थे, जो लड़का और लड़की के बीच भेदभाव प्रस्तुत करता है। ये 1 नंबर रहा और ये 2 नंबर रहा। अब हम लोग 3 नंबर का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तीसरा क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। सेन साहब और उनकी पत्नी की वृद्धावस्था में जन्मा लड़का जिसका नाम खोखा था, खोखा को समय जन्म लेने के कारण जीवन के नियमों का अपवाद था और लाडला एवं प्यारा होने के कारण स्वभावहीन हो गया, जो सामाजिक दृष्टि से अपवाद बन गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की? तो 4 नंबर का आंसर है हमारा, सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग की झलक देखते थे, जबकि वास्तव में खोखा का स्वभाव ही खराब था। खोखा दिन भर कुछ बदमाशियां करता रहता था और इन्हीं बदमाशियों तथा बेवकूफियों में सेन दंपति को इंजीनियरिंग की झलक दिखती रही। सेन साहब खोखा को विद्यालय में भर्ती कराने की जगह एक बढ़ई मिस्त्री को खोखा के शिक्षा हेतु प्रतिदिन बुलाते थे। वह बढ़ई मिस्त्री 1 घंटा रोज औजार तथा हथियार की शिक्षा देता था। ये रहा हमारा 3 नंबर और 4 नंबर का आंसर। अब चलते हैं 5 नंबर पर। तो हमारा 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक, और इसमें
3 व्याख्याएं करना है। ठीक, जो हमारा पहला व्याख्या आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं क नंबर वाला, कह रहे हैं कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ठीक, इन लाइंस दिए गए हैं, इनका व्याख्या करना है। ठीक, ये जो पंक्तियां हैं इनका व्याख्या करना है। तो चलते हैं इसका व्याख्या पर। सबसे पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि व्याख्या करने से पहले व्याख्या का शुरुआत कैसे करते हैं वो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक, तो व्याख्या का शुरुआत करते हैं इस प्रकार से। ठीक, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इन पंक्तियों में लेखक ने सेन साहब की पुत्रियों के संदर्भ में कहा है। ठीक है, हर व्याख्या करने से पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए आपका। उसके बाद जो व्याख्या करने वाला बात है वो यहाँ पर है। सेन साहब की बेटियों को इस बात की शिक्षा नहीं दी गई कि क्या करना चाहिए, बल्कि इस बात की शिक्षा दी गई कि क्या नहीं करना चाहिए, जिससे सेन साहब की बेटियों का अनुशासनशीलता और शिष्टाचार काफी ठीक था। सेन साहब की बेटियों में मुस्कुराने की कला थी और सद्गुणों से युक्त थी। अतः इन पंक्तियों में कहा गया है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये रहा हमारा 5 नंबर का क का व्याख्या। इसका आगे देखेंगे ख नंबर का व्याख्या। तो अब हमारा 5 नंबर का ख नंबर वाला जो व्याख्या है उसको देखते हैं। ठीक है, ख नंबर वाला कह रहा है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, तो इसका व्याख्या जो होगा वो ऐसे होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति में खोखा के संदर्भ में कहा गया है, खोखा जो सेन साहब का इकलौता बेटा था, वह जीवन के नियमों का अपवाद था और स्वभावहीनता के कारण सामाजिक दृष्टि से भी अपवाद साबित हुआ। खोखा के लिए अनुशासन और नियम एक खिलौना था, जिससे वह जब भी जी चाहे खेलता था। खोखा इन्हीं दुर्ललित स्वभाव के कारण सेनों ने अपने नियमों अथवा सिद्धांतों को ऐसे बदल लिया जो खोखा के स्वभाव के अनुसार हो। ठीक है, ये रहा हमारा 5 नंबर के ख वाला क्वेश्चन का व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे ग वाले क्वेश्चन का व्याख्या। तो चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर वाले के ग नंबर वाले व्याख्या पर। ठीक है, जो इस प्रकार है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, इस लाइन का व्याख्या करना है। तो व्याख्या क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 की 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति में सेन साहब के द्वारा मदन के विषय में कहा गया है। ठीक है, मदन जो गिरधर लाल का पुत्र था, एक दिन मदन सेन साहब के स्ट्रीमल एंड कार को स्पर्श कर देता है। उसके बाद सोफर उसको पकड़कर वहां से धक्का देकर गिरा देता है, जिससे मदन के बाएं घुटने से खून निकलने लगता है। इस पर मदन सोफर को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर उसकी माता सोफर से झगड़ा करने लगती है। फिर सेन साहब आते हैं तो भी मदन सोफर पर झापट पड़ता है। तो गिरधर लाल से सेन साहब कहते हैं कि एक दिन ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये रहा 5 नंबर के ग का व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे घ नंबर का व्याख्या।
5 नंबर का ख नंबर वाला व्याख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो इस प्रकार है। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। व्याख्या इसका होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति में खोखा के बारे में कहा गया है। सेन साहब का इकलौता बेटा खोखा एक दिन शाम को पड़ोस के मोहल्ले में चला गया, जहां मदन के साथ साथ अन्य बच्चे भी लट्टू नचा रहे थे। खोखा, जो कि काफी अमीर था, इसलिए लेखक उसको हंस तथा मदन और मदन के साथ खेल रहे बच्चे काफी गरीब थे, उन्हें कौवे से संबोधित किया है। खोखा ने मदन से लट्टू मांगा, परंतु मदन ने मना कर दिया, इसलिए लेखक ने कहा है कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं अब इसके बाद हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, ठीक। क्वेश्चन है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो आंसर होगा कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच प्रायः यही बातचीत होता था कि बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे। एक बार पत्रकार मित्र से बातचीत के दौरान सेन साहब खोखा को कहते हैं कि खोखा तो इंजीनियर ही बनेगा, इसलिए उसकी शिक्षा हेतु एक बढ़ई मिस्त्री लगाया। इस पर पत्रकार मित्र मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि मेरा बेटा काम कुछ भी करे, वो उसके स्वतंत्र विचार पर निर्भर है, लेकिन जेंटिलमैन अवश्य बनना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन और कासो के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, चूंकि कासो एक अमीर घर का लड़का है और मदन गरीबी में पला हुआ गरीब लड़का है, मदन के प्रति कासो का व्यवहार बहुत बुरा था। कहानीकार मदन और कासो के बीच के विवाद के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी, गरीबी, उच्च वर्ग, नीच वर्ग जैसी समस्याएं मौजूद हैं, जो मनुष्यों को ठेस पहुंचाती है, ठीक है। तो 6 नंबर 7 नंबर। अब हम देखेंगे 8 नंबर वाला क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। कासो और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो उत्तर होगा इसका, कासो और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। कासो एक दिन पड़ोस के मोहल्ले में जाता है, वहां मदन और उसके मित्र लट्टू खेल रहे थे। कासो ने मदन से लट्टू मांगा तो मदन ने मना कर दिया और मारपीट शुरू हो गई। लेखक का ऐसा मानना है कि जिसका क्षेत्र रहता है वह वहां का विजेता होता है, यदि अन्य व्यक्ति विपक्ष का समर्थन न करे, ठीक है। इतना से 8 नंबर बन जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर वाला। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर के पुष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, कहानी में ऐसा बताया गया है कि महल वाला लड़का कासू झोपड़ी वाला लड़का मदन से हार जाता है, क्योंकि वहां उपस्थित अन्य बच्चे कासू की मदद नहीं करते हैं। यदि बच्चे जो झोपड़ी वाले थे वो महल वाले की मदद करते तो महल वाला लड़का कासू जीत जाता। ये 8 और 9 नंबर रहा। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर वाला क्वेश्चन।
इसके बाद हमारा जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है, ठीक है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि कासू एक बदमाश किस्म का अव्यवहारिक लड़का था जो अमीरी में पलकर घमंडी भी हो गया था, ठीक है। 10 नंबर खत्म है। 11 नंबर वाला देखेंगे। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। चरित्र चित्रण का मतलब होता है उनके कैरेक्टर के बारे में बताइए। तो सेन साहब एक अलग विचारधारा के आदमी थे जिनको अपनी गाल और कासू से काफी लगाव था। मदन एक गरीब आदमी गिरधर लाल का बेटा है जो गरीबी में पल रहा था। कासू सेन साहब का इकलौता पुत्र है जो लाड प्यार के कारण स्वभावहीन हो गया था। उसको दिन भर बदमाशियां करना ही अच्छा लगता था। गिरधर एक गरीब इंसान है जो सेन साहब के यहाँ काम करता है, ठीक है। 10 नंबर 11 नंबर हो गया। अभी 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। मतलब कहानी का हीरो कौन था? हमारी दृष्टि में कहानी का नायक गिरधर का पुत्र मदन है जो कभी अत्याचार और शोषण को झेलना स्वीकार नहीं किया बल्कि विरोध किया। 13 नंबर वाला क्वेश्चन है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। 13 का उत्तर होगा सेन साहब का नाउम्मीद लड़का कासू लड़कियों को क्या करना चाहिए। ये एक हुआ सेन साहब का नाउम्मीद लड़का कासू। दूसरा, कासू को लड़कियों को क्या करनी चाहिए इसकी शिक्षा नहीं दी बल्कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए यह बताई गई। तीसरा, क्लीनर और सोफर की सामत आ जाए इत्यादि कहानीकार के व्यंग्यपूर्ण स्वर है। 14 नंबर वाला क्वेश्चन है। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। सारांश कैसे लिखते हैं देखते हैं। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पाठ 20 के दांत एक कहानी है जिसमें सेन साहब के 5 बेटियां और एक बेटा कासू है। सेन साहब के बुढ़ापे की संतान होने के कारण कासू काफी प्यार पाया जिसका नतीजा हुआ कि कासू खराब स्वभाव का हो गया। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ काम करने आते थे जिनका पुत्र मदन था। मदन और कासू की लड़ाई हुई। मदन कासू के दांत तोड़ दिए। सेन साहब मदन के पिता गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। ये रहा सारांश, ठीक है। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया 20 के दांत पाठ का, ठीक। तो यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।